हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। आज जो है हमारा रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है। अंडरस्टूड, यानी कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पार्चुरेशन, यानी बच्चे का जो है वो डिलीवरी एंड लैक्टेशन, है ना। लैक्टेशन दैट मीन्स कि व्हेन द मदर विल ब्रेस्ट फीड हर और हिज मतलब हर चाइल्ड। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, है ना। और ये आज लास्ट क्लास है हमारी, ओके इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। अंडरस्टूड। तो लेट्स स्टार्ट और बिगिन विथ पार्चुरेशन। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पार्चुरेशन से। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन मतलब कि जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, है ना। 9 मंथ्स का क्या था? जेस्टेशन पीरियड था। 9 मंथ्स तक जो मदर है उसने अपने यूट्रस के अंदर अपने बच्चे को रखा, लेकिन 9 मंथ्स के बाद जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो गया है, फुली डेवलप हो गया है ना, तो बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स के नज़दीक आ जाएगा। यस और नो। और सर्विक्स जो है वो धीरे धीरे डायलेट होने लगेगी। यस और नो। यानी जो फुल्ली डेवलप फीटस है ना, और प्लेसेंटा ऑफ द मदर है, ये दोनों मिलकर एक्चुअली एक रिफ्लेक्स देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो बेसिकली जो पार्चुरेशन है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म है ना। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म मतलब हो गया कि इसको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और संभालते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये एक बेसिक था। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ हम लोग अच्छे से जानेंगे, किस किस हॉर्मोन्स का पार्चुरेशन में इन्वॉल्वमेंट है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। बच्चा जो है उसका बर्थ हो गया, है ना, या डिलीवरी हो गई आफ्टर कंप्लीशन। क्या कंप्लीट होने के बाद? जेस्टेशन पीरियड। यस और नो? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? पार्चुरेशन बोल रहे होते हैं, चाइल्ड बर्थ बोल रहे होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? उसी को हम पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ बोल रहे होते हैं। अंडरस्टूड। इसमें एक्चुअली 3 फेजेस होता है। वो फेजेस आपको डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ, है ना। एक होता है एक्सपल्जन फेज, है ना। 3 फेज कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका एक्सपल्जन फेज। बेसिकली एक्सपल्जन जो है वो बीच वाला फेज होगा। उसके भी पहले हो जाएगा आपका डायलेशन, है ना। डायलेशन फेज में क्या हो रहा है? सर्विक्स जो है वो डायलेट कर रहा है, और ये जो फेज है वो अप्रोक्सीमेटली 15 आवर्स का होगा। इसमें क्या होती है, जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स और वेजाइना आपस में मिल के बर्थ कैनाल बना रही होती है। सो नो, तो जो सर्विक्स है वो डायलेट करती है ना। इस फेज़ में, डायलेशन फेज़ में, जो कि तकरीबन सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, 15 आवर्स के अराउंड होता है, इसमें सर्विक्स जो है वो डायलेट करती है। और उसके बाद जो फेज़ आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन फेज़। एक्सपल्शन फेज़ का मतलब हो गया कि इसमें बेबी जो है वो एक्सपल्स हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, और ये तकरीबन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का होगा, है ना, जिसमें जो बच्चा है वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद से जो फेज़ आता है दैट इज़ नोन एज आफ्टर बर्थ फेज़। आफ्टर बर्थ फेज़ में क्या हो रहा है कि वंस द बेबी इज़ बॉर्न, है ना, एक बार जब बच्चे का जन्म हो गया तो जो प्लेसेंटा है इट ऑल्सो वो भी बाहर निकल जाएगा मदर की बॉडी से। यस और नो? प्लेसेंटा इज़ ऑल्सो रिलीज्ड आउट। प्लेसेंटा भी बाहर निकल गया, ठीक है, कहाँ से? मदर की बॉडी से। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली 3 फेजेस होंगे पार्चुरेशन के, चाइल्ड के बर्थ के। तो हम लोग अब समझते हैं पार्चुरेशन पे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्चुरेशन के ऊपर, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो पार्चुरेशन एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पार्चुरेशन के ऊपर, है ना। और आप लोगों को मेरे साथ नोट्स बनाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो वर्ड का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया? एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। यानी कि पार्चुरेशन में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों लोग मिलकर जो है रोल निभा रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब बच्चा 9 महीने का हो गया है ना, आफ्टर एट द एंड ऑफ द 9 मंथ,
है ना। 9 मंथ के एंड पे क्या होता है, जो बच्चा है वो फुली डेवलप हो गया और बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स के नज़दीक आने लगता है और बच्चा का जो हेड है वो मूवमेंट करेगा। बच्चे के मूवमेंट से क्या होता है, न्यूरल सिग्नल विल बी जनरेटेड, यस और नो, न्यूरल सिग्नल विल बी जनरेटेड और वो न्यूरल सिग्नल जाएगा कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे बच्चे का जब मूवमेंट होगा ना, एक मूवमेंट तो बच्चे का होता है 5th मंथ पे, है ना, जब 5th मंथ होता है तब भी बच्चे का मूवमेंट होता है और लास्ट जब मंथ आता है तब ये मूवमेंट जो होता है बच्चे का वो और ज़्यादा होने लगता है। अंडरस्टूड और नॉट। तो बच्चे का जब मूवमेंट होने लगता है, बच्चे का जो हेड है जब वो सर्विक्स के नियर बाय आ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, इस मूवमेंट्स की वजह से न्यूरल सिग्नल्स आर एक्चुअली जनरेटेड एंड दीज सिग्नल्स विल एक्चुअली अलार्म और स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अंडरस्टूड और नॉट। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट है और ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर से, यस और नो। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इज दिस क्लियर। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी, यस और नो। इज दिस क्लियर और नॉट। और यहाँ पर जब बच्चा यू कैन से जब बच्चा सर्विक्स के पास आता है, डायलेट करने लगता है, तो शुरू में एक माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यस और नो। वो जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यस और नो। फीटल यानी फीटस जो है वो इजेक्ट होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए वो रिफ्लेक्स दे रहा है। अंडरस्टूड और नॉट। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है इट इज़ द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। शुरू में उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, उतना तकलीफदायक नहीं होता है, धीरे धीरे लेकिन क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है और ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये 2 लोग दे रहे हैं, है ना, ये 2 लोग दे रहे हैं। एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये बार नीट में और AIPMT में के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो कौन दे रहा है और पार्चुरेशन क्या एक न्यूरल मैकेनिज्म है या एंडोक्राइन मैकेनिज्म है या न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो आप बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यस और नो। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो कौन एक्चुअली में इनिशिएट कर रहा है, कौन दे रहा है, हु इज़ इनिशिएटिंग इट। तो इट इज़ इनिशिएटेड बाय फुल्ली फॉर्म्ड फीटस और भी कौन कर रहा है, मदर का प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। मदर का प्लेसेंटा भी इसको कर रहा है इनिशिएट, प्लेसेंटा ऑफ द मदर। इज दिस क्लियर और नॉट। कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ये प्लेसेंटा ऑफ द मदर। तो जो मदर का प्लेसेंटा है और फुल्ली फॉर्म फीटस है, ये दोनों लोग जो हैं वो साथ में मिलकर एक लेबर पेन जैसा देते हैं जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स विच कॉजेज व्हाट, लेबर पेन। इज दिस क्लियर और नॉट। इस लेबर पेन में एक लोकल हार्मोन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, यस और नो। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन की भी इसमें रोल होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसने दिया। आप बोलोगे फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ऑफ द मदर। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है या वाइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। आप बोलोगे माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। क्या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स लेबर पेन कॉज कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये लेबर पेन कॉज कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब जो फुली डेवलप फीटस है ना, वो जब क्या कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर के जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर है, जब उसको यू कैन से स्टिमुलेट कर रहा है तो उसके वजह से वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ हो रही है। और कौन सा हार्मोन है एक्चुअली जहाँ से वो रिलीज़ होगा, बर्थ के लिए जो सबसे मेन हार्मोन है वो कौन सी हार्मोन होती है, वी नो दैट इज़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज़ द मेन बर्थ हार्मोन, यस और नो। बर्थ हार्मोन किसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। तो इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिलीज। अंडरस्टूड। यू हैव टू राइट दीज थिंग्स ऑल्सो, मतलब मेरे साथ ही आपको लिखना है ये चीज़ें। अब क्या हुआ, रिलीज हुआ किसका, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, समझ में आ रहा है। इसके और भी नाम है, ये लव हार्मोन भी है। लव हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं,
है ना। ये इस चैप्टर का तो नहीं बात है, लेकिन लव हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं क्योंकि वो सोशल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए जब हम किसी को हक करते हैं, अपने भाई को, बहन को, मम्मी पापा किसी को भी हक करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। आपने मूवी देखी होगी ना, मुन्ना भाई MBBS, उसमें हक करता है ना, तो उस समय बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क को मैमरी ग्लैंड से बाहर निकालता है, और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन पार्चुरेशन या चाइल्ड की डिलीवरी भी कराता है। यस और नो? तो जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ तो देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यस और नो? किसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? के मदर्स के, बच्चे के नहीं, फ्रॉम मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम और किस नाम से जान रहे होते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं। यस और नो? न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा के नाम से भी इसको हम जान रहे होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा मदर के कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इज दिस क्लियर? ये सब बातें समझ में आ गई? यस। अब ये जब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा उसी समय क्या होता है ना, बेसिकली देखो ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीटोसिन का जब रिलीज होगा तो ऑक्सीटोसिन जो है इट विल एक्ट ऑन, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीटोसिन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? इट विल एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ, स्मूथ मसल जो होगा किसके ऊपर होगा? मायोमेट्रियम, है ना। मायोमेट्रियम के ऊपर जो स्मूथ मसल होगा उसके ऊपर रिसेप्टर्स होंगे किसके? ऑक्सीटोसिन के। देखिए ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है, और हार्मोन जो है हमेशा उसको बाइंड करने के लिए रिसेप्टर चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? और जैसे ही ऑक्सीटोसिन विल बाइंड ऑन द रिसेप्टर ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द मायोमेट्रियम विच इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द यूटेरस, वैसे ही क्या होने लगेगा? ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ये मान लीजिए यूटेरस है ना, ये मान लीजिए ये सर्विक्स है, ये एंडोमेट्रियम है, और ये वाला लेयर जो है ये मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, M फॉर मायोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में बच्चा पल रहा है ना। और ये मायोमेट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, तो बच्चा नीचे की तरफ सरकता रहेगा, है ना। बच्चा जो है वो नीचे की तरफ सरकेगा, अंडरस्टूड, नीचे की तरफ आएगा। ओके और नॉट? अब जितना बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आएगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। अंडरस्टूड और नॉट? इस तरह के फीडबैक को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी मैं आपको फिर से समझाती हूँ। इस तरह का जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन का फीडबैक लग रहा है किस समय? पार्चुरेशन के समय, वो पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। और तब तक ये इवेंट होते रहेगा जब तक कि बच्चा पूरी तरह से बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर ना निकल जाए। यस और नो? उसके साथ साथ मैं थोड़ा आउट ऑफ NCERT भी आपको चीज़ें बताती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आपको वो जानना ज़रूरी है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, रोल प्ले करते हैं पार्चुरेशन में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड में हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में भी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, जिसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। समझ में आ रहा है? एड्रीनल ग्लैंड में रेटिकुलरिस, यस। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ। एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर मौजूद होता है। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट होता है, बाहर वाला होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला होता है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला जोना फैसिक्यूलेटा और अंदर वाला जोना रेटिकुलरिस। ये जो अंदर वाला लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, वो जो फीटस का है वो रिलीज करता है एंड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्चुरेशन के समय जो जोना रेटिकुलरिस लेयर है किसका? फीटस का, बच्चे का, वो क्या रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है एक्चुअली एक हार्मोन
है ना, ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोजेंस। देखो ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना। और ये कौन सा एंड्रोजन बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, DHEA एंड DHEAS, DHEA और DHEAS नाम के एंड्रोजेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ DHEA का फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रो ईपी एंडोस्टेरॉन, और DHEA का फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रो ईपी एंडोस्टेरॉन सल्फेट। बट वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये याद रखो कि बच्चे का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो पार्चुरेशन के समय एंड्रोजेंस विच इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन वो रिलीज करता है। और ये जो एंड्रोजेंस है ना, दीज एंड्रोजेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन बाय प्लेसेंटा। क्या बोला मैंने, ये जो एंड्रोजेंस हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसको कौन कन्वर्ट करेगा, प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो एंड्रोजेंस निकले, ठीक है, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन बाय होम, बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में उस समय एक इंजाइम का रोल होता है, उस इंजाइम का नाम होता है एरोमेटेज इंजाइम। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा है ना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना। देखिए क्या बोला मैंने कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन बच्चे का एड्रिनल ग्लैंड एंड्रोजेंस प्रोड्यूस किया। ये एंड्रोजेंस जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हुए। किसके द्वारा कन्वर्ट हुए, प्लेसेंटा के द्वारा कन्वर्ट हुए। और ये प्लेसेंटा ने कौन से एंजाइम प्रोड्यूस किए उसको कन्वर्ट करने के लिए, एरोमेटेज एंजाइम प्रोड्यूस किया उसको कन्वर्ट करने के लिए। इज दिस क्लियर और नॉट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अंडरस्टूड और नॉट। और इसके वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, एस्ट्रोजन से टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो जो है वो बढ़ गया। इज दिस क्लियर और नॉट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो जो है ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन बाकी जो भी समय था जेस्टेशन पीरियड का, बाकी जो भी 9 मंथ्स था जेस्टेशन पीरियड का, उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा था और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम था। लेकिन इस समय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन द एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेज एंड द प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीजेज, बिकॉज व्हेन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन हाई अमाउंट इट गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक टू प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन हमें प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करना होगा। क्यों प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करना होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस की वो ब्रेक नहीं होगी, वो स्लॉज ऑफ नहीं होगी। लेकिन ये समय पार्चुरेशन का है, ये समय डिलीवरी है, बच्चे के डिलीवरी का समय है, जिस समय हमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमें कम करना होता है। आप सबको याद होगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर दे रहा था, जिसकी वजह से बच्चा नीचे सरक के नहीं आ पा रहा था। लेकिन चूंकि अब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ गया है, एस्ट्रोजन का रेशियो इंक्रीज हो गया है, तो जो सर्विक्स का म्यूकस है वो पतला हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा। यस और नो। और बच्चा ईजिली नीचे सरक के आ सकता है, स्लिप होके नीचे आ सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट। और तो और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है ना, इट विल ऑल्सो increase the number of oxytocin receptors on myometrium। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, क्या क्या काम किया मैंने आपको वर्बली बता दिया। एक चीज़ मैं लिख भी दे रही हूँ, क्या बोला मैंने कि एस्ट्रोजन जो है it also increases, estrogen also increases the number of oxytocin receptors, the number of oxytocin रिसेप्टर्स। ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स हैं, कहाँ है इसके रिसेप्टर्स, मायोमेट्रियम में। तो मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स का जो नंबर है उसको भी बढ़ा दिया, कौन बताओ, ऑब्वियसली एस्ट्रोजन। जिसकी वजह से अगर रिसेप्टर्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन विल नाउ बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स, और उतना ही विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही तेजी से अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। यस और नो। Oxytocin will bind to these receptors, causing strenuous or vigorous contraction of the smooth muscle of the myometrium. Is this clear or not? We can write over here कि जो आपका ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन जो है it binds, किसके साथ बाइंड किया, to these receptors।
ये जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ ऑक्सीटोसिन जो है वो बाइंड किया, और उसके बाद क्या कर रहा है वो, कॉजिंग स्ट्रेनस विगरस या स्ट्रेनस, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते यू कैन यूज़, स्ट्रेनस या विगरस कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन किया बताइए, किसका कॉन्ट्रैक्शन किया, ऑफ स्मूथ मसल, एस एम स्टैंड्स फॉर स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम। और इस तरह का जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन के लिए देयर इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की रिलीज होगी। इस तरह के फीडबैक मैकेनिज्म को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? नाउ द बेबी स्टार्ट्स टू मूव डाउन थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। बेबी जो है वो नीचे की तरफ सरकने लगेगा। बेबी स्टार्ट्स टू मूव डाउन थ्रू सर्वाइकल कैनाल, क्योंकि सर्विक्स जो है वो क्या हो रहा है, डायलेट। सर्वाइकल कैनाल, सिंस द सर्विक्स इज डायलेटिंग। इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल जो है इसके पास भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, है ना, दे ऑल्सो हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स। सर्वाइकल कैनाल के पास भी क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं दे विल ऑल्सो सेंड सिग्नल टू द मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन। यस और नो? इससे क्या होगा कि ये भी मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए, तो मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। ऑक्सीटोसिन जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्चुअली ये सिंथेसाइज कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, लेकिन इसको स्टोर, सिक्रीट और रिलीज कौन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यस और नो? तो मोर स्ट्रेचिंग विच कॉजेज मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, what will happen, expulsion of the baby। बच्चा जो है वो एक्सपल्ड आउट हो जाएगा, और एक बार अगर बच्चा बाहर निकल गया तो उसके थोड़ी देर के बाद प्लेसेंटा भी जो है वो बाहर निकल जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? क्या बोला मैंने, अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना, फिर से मैं समझाती हूँ, नो वरीज, अगर किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। तो पार्चुरेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्चुरेशन बेसिकली क्या है, पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, है ना, और या कब हो रहा है ये चाइल्ड बर्थ, जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया। और जेस्टेशन पीरियड कितने समय का होता है, 9 मंथ्स का होता है। ये जो आपका पार्चुरेशन होता है इसके 3 फेजेस होते हैं, है ना। एक होता है डायलेशन फेज। डायलेशन फेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स का होता है ना। और उसके बाद से होता है एक्सपल्शन फेज, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का होता है ना। डायलेशन फेज में सर्विक्स डायलेट करता है, एक्सपल्शन फेज में बच्चा बाहर निकल जाता है। उसके बाद एक फेज़ होता है आफ्टर बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के बाद का फेज़, जब प्लेसेंटा भी बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। अब जो पार्चुरेशन है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसको कहने का क्या मतलब है कि इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट है। ना ही अकेला नर्वस सिस्टम काम करेगा और ना ही अकेला एंडोक्राइन। ओके अब यहाँ पे एक वर्ड आता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब हुआ कि वंस द फीटस इज कम्प्लीटली डेवलप्ड एट द एंड ऑफ द 9th मंथ, वो क्या करने लगेगा, वो जो फुली फॉर्म्ड फीटस है और मदर का जो प्लेसेंटा है वो एक रिफ्लेक्स देगा जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से देयर विल बी माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है इट विल कॉज लेबर पेन। यस और नो? इसके वजह से क्या हो जाएगा कि मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का रिलीज होगा, और ये जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है इट विल एक्ट ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द यूटरस, और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, बच्चा जो है वो नीचे की तरफ सरकेगा। जितना ज़्यादा मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, एंड वाइस वर्सा। इस तरह के मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। उसी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बताया कि जो एड्रिनल ग्लैंड है बच्चे का वो
हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसमें एंड्रोजन का नाम क्या बताया मैंने आपको, DHEA एंड DHEAS। DHEA स्टैंड्स फॉर डिहाइड्रो ईपीएंडोस्टेरॉन और DHEAS स्टैंड्स फॉर डिहाइड्रो ईपीएंडोस्टेरॉन सल्फेट। ये आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से ये जो एंड्रोजन रिलीज हुआ फीटस से, ये एंड्रोजेंस जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन और इसमें जो हेल्प कर रहा है दैट इज़ द प्लेसेंटा और जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ एरोमेटेज एंजाइम। सो इसमें एरोमेटेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके वजह से एस्ट्रोजन का जो रेशियो है with respect to progesterone will increase and it will give a negative feedback to progesterone। प्रोजेस्टेरॉन को जब निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो सर्विक्स का जो म्यूकस है वो पतला हो जाएगा और बच्चा नीचे की तरफ सरकने लगेगा। उसी के साथ साथ एस्ट्रोजन जो है इट ऑल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन द मायोमेट्रियम। ऑक्सीटोसिन विल बाइंड टू दिस रिसेप्टर्स कॉजिंग विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द मायोमेट्रियम और इसके वजह से क्या होगा, बेबी विल स्टार्ट टू मूव डाउन थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। क्यों? क्योंकि सर्विक्स जो है वो डायलेट कर रहा है। अब ये जो सर्वाइकल कैनाल है इसके पास भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, वो भी मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा। मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज्ड, मोर एंड मोर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल वर्क एंड फाइनली ये तब तक होगा जब तक कि जो बच्चा है वो बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर नहीं निकल जाए। बर्थ कैनाल कौन बना रहा होता है? तो बर्थ कैनाल जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाई, आपको पहले ही मैंने बताया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाई सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। यस और नो? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना आपस में मिल के क्या बना रहा होता है? बर्थ कैनाल बना रहा होता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ये बातें समझ में आ गई। और जब बर्थ हो जाएगा बच्चे का, है ना, जब तक बच्चा अपने मदर के यूट्रस में था, आप सभी को मालूम है तब तक उसका जो लंग था इट वाज इन कोलैप्स स्टेट। वो कोलैप्स स्टेट में था, वो काम नहीं कर रहा था। बट वंस द बेबी इज बॉर्न, उसका जो फीटस है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट विल बी स्विच्ड ऑन। यस और नो? फीटल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, फीटस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये प्लेसेंटा से स्विच ओवर होके किस में चला जाएगा? बताओ, लंग्स में। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा अपने मदर के यूट्रस में था तब तक प्लेसेंटा वाज एक्टिंग एज फीटल लंग। ये मैंने बात की थी प्रीवियस क्लास में। तो इट विल स्विच ओवर फ्रॉम प्लेसेंटा, इट विल स्विच ओवर फ्रॉम प्लेसेंटा टू लंग्स। प्लेसेंटा से वो किस में स्विच ओवर हो जाएगा? लंग्स में। इज दिस क्लियर? उसके अलावा क्या होगा? जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, पल्मोनरी यानी लंग्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगे। यस और नो? पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, ताकि रेस्पिरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो हैं दे विल डायलेट। अंडरस्टूड? और डायलेट किसके इन्फ्लुएंस में करेंगे? एक वहाँ पर बेसिकली गैस होगा जिसका नाम है NO। अंडरस्टूड और नॉट? नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अ गैसियस वैसोडाइलेटर। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अ गैसियस वैसोडाइलेटर, उसके इफेक्ट में क्या होगा? जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? और मदर के बॉडी में लैक्टेशन इनिशिएट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? एट एंड ऑफ पार्चुरेशन, है ना, एंड ऑफ पार्चुरेशन के एंड में आते आते क्या होने लगेगा कि मदर के मैमरी ग्लैंड में लैक्टेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो इवेंट्स हैं आफ्टर पार्चुरेशन हो रहे हैं। लैक्टेशन इज इनिशिएटेड। इज दिस क्लियर? लैक्टेशन इज इनिशिएटेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसमें? पार्चुरेशन में। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्हाट आर द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन पार्चुरेशन? तो हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है पार्चुरेशन में? द मेन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन इज द मेन हार्मोन, जिसको हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका रोल तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन इज द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाई कॉर्पस लूटियम ऑफ द ओवरी। यस और नो? ओवरी के कॉर्पस लूटियम से रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है एट द लैटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। हालांकि रिलैक्सिन थोड़ा बहुत अमाउंट में प्लेसेंटा से भी रिलीज़ होता है, बट ये बात तुम्हारा NCERT नहीं बोल रहा है। तुम्हारा NCERT सिर्फ ओवरी लिख रहा है, बट अगर प्लेसेंटा और ओवरी दोनों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि ये गलत होगा आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? तो प्राइमरली रिलैक्सिन कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरी।
अगर ओवरी और प्लेसेंटा में एक ही चुनना हो देन यू हैव टू चूज ओवरी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय ओवरी देन इट विल बी फॉल्स। अंडरस्टूड। तो रिलैक्सिन क्या कर रहा होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज कर रहा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ये बात भी मैंने प्रीवियस क्लास में अपने की थी। उसके बाद से एक लोकल हार्मोन है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, लेबर पेन करवाता है, और ये एरेकिडोनिक एसिड से बनता है। एरेकिडोनिक एसिड जो आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, एसेंशियल फैटी एसिड है, 20 कार्बन कंपाउंड, यस और नो, और इसको प्यूफा बोलते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है एरेकिडोनिक एसिड, 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें, है ना। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके अलावा कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन, एंड वन मोर हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल। इसके अलावा भी हार्मोन्स हैं, लेकिन बेसिकली ये हार्मोन्स का इसमें पार्चुरेशन में रोल होता है। एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, प्रोलैक्टिन दे देता है कि क्या प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन में रोल है। आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। प्रोलैक्टिन दैट इज PRL, प्रोलैक्टिन हैज़ नो रोल इन पार्चुरेशन, है ना। ये कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको चुनने के लिए देगा, प्रोलैक्टिन हैज़ नो रोल इन पार्चुरेशन। इज दिस क्लियर। प्रोलैक्टिन का रोल नहीं है पार्चुरेशन में। लैक्टेशन में प्रोलैक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इज दिस क्लियर। लैक्टेशन में देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो लेट्स टॉक अबाउट लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब क्या होता है, जब बच्चा का जन्म हो गया, है ना, तो क्या करना होगा। ऑब्वियसली बच्चा जो है वो आ चुका है, अब बच्चे को हमें खाना पीना देना होगा, मिल्क देना होगा, है ना। तो जो मदर है वही बेसिकली बच्चे को क्या करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है ना। उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कोलेस्ट्रम पे आता है। कोलेस्ट्रम क्या है एक्चुअली में, आप लोगों ने डॉक्टर से सुना होगा या लोगों से सुना होगा कि मदर का जो शुरू का दूध होता है, मिल्क होता है, वो बच्चे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बेबी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूध जरूर पिलाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रम इज एक्चुअली द येलोइश सिक्रीशन। कोलेस्ट्रम क्या है, इट इज़ किस कलर का होगा, येलोइश। अंडरस्टूड। इट इज़ द येलोइश सिक्रीशन। और ये कब रिलीज हो रहा है, ड्यूरिंग इनिशियल, शुरू के ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के शुरू के दिन में जो मिल्क रिलीज हो रहा है, येलोइश सिक्रीशन जो रिलीज हो रहा है उसको हम कोलेस्ट्रम बोल रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट। ये जो कोलेस्ट्रम है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे, इट इज़ प्रोटीन रिच। इसमें फैट बहुत नेग्लिजिबल होगा, या नो फैट, वी कैन से नो फैट, यस और नो। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें IgA दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा अबंडेंट अमाउंट में, है ना। कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, है ना। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज जो आप गेम्ड से याद रख सकते हो। अंडरस्टूड। और सबके आगे IG लगाओगे। IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन D। यस और नो गेम से आप याद रख सकते हो, जिसमें कोलेस्ट्रम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन IgA। अरे सॉरी, IgA इज अबंडेंट इन कोलेस्ट्रम। IgA एंटीबॉडी जो है वो अबंडेंट है ना। ये किस में अबंडेंट है, कोलेस्ट्रम ऑफ द मिल्क में। बाकी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होंगी, जैसे IgG भी प्रेजेंट होगा, है ना। और भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा IgA होगा, फिर IgG होगा, लेकिन बाकी जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो नेग्लिजिबल होंगी। बट अकॉर्डिंग टू योर NCERT इफ़ यू विल गो यू हैव टू राइट IgA एंटीबॉडी। इज दिस क्लियर और नॉट। तो IgA एंटीबॉडी इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन कोलेस्ट्रम ऑफ द मिल्क, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसको, फीटस को। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब पैसिव में भी एक्चुअली ये होता है पैसिव नेचुरल, ये यू कैन से नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि नेचुरली मिल रही है। और पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें कोई एंटीबॉडी बच्चा अपने शरीर से खुद से तो नहीं बना रहा है, सोनो बच्चा जो है वो खुद से कोई एंटीबॉडी बना तो नहीं रहा है, उसको रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रहा है ना, किससे, मदर से, है ना। बच्चे के बॉडी को तकलीफ नहीं हो रही है एंटीबॉडी बनाने में, उसको बना बनाया एंटीबॉडी मदर से मिल रहा है। तो ऐसी इम्यूनिटी जिसमें बना बनाया एंटीबॉडी
प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी या रेडीमेड एंटीबॉडी मदर से मिले, उस तरह की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। यू ऑल्सो नो, एक और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, हालांकि यहाँ का पोर्शन नहीं है, बट फिर भी यू शुड नो दैट IgG इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ऑफ द मदर। मदर की प्लेसेंटा से को क्रॉस करके फीटस तक जाने वाला इकलौता एंटीबॉडी होता है IgG। यस और नो? IgG में भी 4 सब टाइप्स होते हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। उसमें भी IgG2 इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन एक्चुअली क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच द फीटस। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये IgG जो है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, और ये सब चीज़ें आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये जो कोलेस्ट्रम है ये IgA इनरिच्ड होता है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे लैक्टेशन में बेसिकली कौन से हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? लैक्टेशन में देखिए, लैक्टेशन में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे? एक तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन, है ना, एंड SCG, यू कैन से SCG हार्मोन भी होता है, नॉट G सॉरी, मतलब और भी हार्मोन्स होते हैं, SCG तो नहीं होगा, है ना, जो कि आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। SCS होता है, HCS वो हार्मोन भी होता है जो कि लैक्टेशन में इन्वॉल्वमेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं बहुत नहीं लिखवा रही हूँ। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो भी काम करेगा, प्रोलैक्टिन भी काम करेगा। कौन क्या काम करेगा वो देख लेते हैं। तो लैक्टेशन में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क, सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड। ये हम लोगों ने मैमरी ग्लैंड जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था। सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड कौन कराता है ना? मैमरी ग्लैंड में ब्रेस्ट में जो मिल्क को बनाने का काम है वो कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन कौन रिलीज कर रहा है, कौन सिक्रीट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो मिल्क है ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है? ल्यूमेन ऑफ एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई के ल्यूमेन में प्रोलैक्टिन जो है वो स्टोर हो जाएगा। यस और नो? तो प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा क्लास 11 में, अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो आप जाकर देख सकते हो। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, प्रोजेस्टेरॉन में जाकर पढ़ना, उसका काम मिल्क सिक्रीशन में है ना। मिल्क के सिक्रीशन में प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल है, ठीक है, थोड़ा बहुत रोल जो मिल्क के सिक्रीशन में है, बाहर थोड़ा बहुत निकालने में ट्यूब्यूल्स वगैरह से प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल है। ये NCERT लिख रहा है, कहाँ पे लिख रहा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। आप जाकर एक बार वहाँ पर चेक करो, तो प्रोजेस्टेरॉन को इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद से और कौन सा हार्मोन हो जाएगा? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद से ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्चुअली वो हार्मोन है जो मिल्क को बाहर निकालेगा। किससे बताओ? मिल्क को कहाँ से बाहर निकालेगा? मैमरी ग्लैंड से। यस और नो? मिल्क को बाहर कौन निकालेगा? यू कैन से मिल्क को मैमरी ग्लैंड से बाहर कौन निकालेगा? निपल से बाहर कौन निकालेगा? ऑक्सीटोसिन। तो ये मिल्क लेट डाउन हार्मोन है ना, मिल्क लेट डाउन, या यू कैन से मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क को मैमरी ग्लैंड से बाहर कौन निकालेगा? ऑक्सीटोसिन। फिर से बता रही हूँ आपको, है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन इज हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन। इसीलिए काउज में, बफेलोज में, है ना, आपने कभी देखा होगा कि गाय या भैंस को से जो दूध है ना उसको निकालने के लिए कई बार जो मिल्क मेट्स होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, वो एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन का नाम, किसका इंजेक्शन देते हैं? वो पिटोसिन। पिटोसिन जो है इट इज़ एक्चुअली द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम जो हार्मोन है उसी का सिंथेटिक फॉर्म है कौन? पिटोसिन। और पिटोसिन का इंजेक्शन लगाकर क्या करते हैं? जो मिल्क मेट्स होते हैं वो गाय से और भैंस से दूध निकालते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। येस और नो? तो ये पिटोसिन का क्या हो गया? मिसयूज़ हो गया। पिटोसिन क्या है? सिंथेटिक फॉर्म है किसका? ऑक्सीटोसिन का। येस और नो? टेल मी। पिटोसिन इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन। लेकिन इस पिटोसिन का कभी कभी यूज़ भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो जो फीमेल है वो जब पार्चुरेशन कर रही है और उसमें ऑक्सीटोसिन अगर एम्पल अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उस समय क्या होता है? जो डॉक्टर है वो पिटोसिन का इंजेक्शन लगाकर बच्चे की डिलीवरी फैसिलिटेट करवा सकते हैं। तो पिटोसिन का यूज़ भी है पार्चुरेशन में और मिसयूज़ भी है काऊ में, बफेलोज में, जो कैटल्स होते हैं उसको लगाकर लोग दूध निकाल लेते हैं। तो इसका यूज़ भी है, मिसयूज़ भी है।
है। यस और नो, टेल मी, ये बातें समझ में आ गई। नाउ एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है जो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर और नॉट। तो हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये कौन दे रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन दे रहा है? क्या अकेला फुल्ली डेवलप्ड फीटस दे रहा है, या प्लेसेंटा ऑफ द मदर दे रहा है, या प्लेसेंटा ऑफ द मदर एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस दोनों मिलकर दे रहा है, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, है ना? तो आपने वर्बली सुन लिया होगा मेरे सारे ऑप्शंस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन दे रहा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपका, आपसे, कि विच हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन? कौन सा हार्मोन इनमें से पार्चुरेशन में इन्वॉल्व नहीं है? विच हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन? विच हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन डिलीवरी और यू कैन से पार्चुरेशन? चाइल्ड के डिलीवरी में इसमें इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। वन इज, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका PRL, दैट इज प्रोलैक्टिन। दूसरा ऑप्शन इज एस्ट्रोजन। थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिलैक्सिन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए, तभी मुझे समझेगा कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आए हैं। अब हम लोग जो है NCERT एक बार रीड करके देखते हैं इस चैप्टर का, आपको एक एक लाइन उसका समझ में आ रहा है या नहीं, और हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है ना? बहुत ब्यूटीफुली जो बच्चा है उसका बर्थ हो गया। वी हैव completed द चैप्टर। सो नाउ लेट्स रीड द NCERT लाइन बाय लाइन, है ना? एक एक चीज़ मैंने NCERT की लाइन बाय लाइन रीड करवाई है, आप लोग जाकर देखिएगा। एक बार मैं कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर का फिर से NCERT रीडिंग जो है आपको लाइन बाय लाइन प्रोवाइड करवा सकूँ, है ना? ये आई डोंट नो क्यों वाइट दिख रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, बिटॉ में भी कुछ इश्यूज़ होंगे टेक्निकल। अब यहाँ पर देखो, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months। सबको मालूम है कि 9 months का जेस्टेशन पीरियड होगा, विच इज़ कॉल्ड दिस जेस्टेशन पीरियड, उसे हम क्या बोल रहे हैं? जेस्टेशन पीरियड। विगरस यानी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस एट एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। यस और नो, आपको मालूम है ये चीज़? दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पार्चुरेशन बोल रहे हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट कहाँ से बिगिन हो रहा है? फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा ऑफ द मदर। प्लेसेंटा किसका? मदर की साइड का। विच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल रहे हैं। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स दो लोग दे रहे हैं, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा ऑफ द मदर। ये प्लेसेंटा किसका है? मदर की साइड का है। अंडरस्टूड? प्लेसेंटा वैसे फीटस और मदर दोनों बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मदर के साइड की प्लेसेंटी की बात हो रही है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा और वो ऑक्सीटोसिन का रिलीज करेगा। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। किसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के? मदर से। के yes or no? The maternal pituitary. Oxytocin acts on uterine muscles and causes a stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. इस तरह के फीडबैक मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction, है ना? जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, और लास्टली क्या होगा? इट विल लीड टू एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द बेबी, yes or no, आउट ऑफ द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनाल।
कैनाल, एंड बर्थ कैनाल कौन बना रहा है? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसी को बोलेंगे हम पार्चुरेशन। यस और नो? तो दो फेज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें एक होता है डायलेशन फेज जिसमें जो सर्विक्स है वो डायलेट करेगा, और दूसरा एक्सपल्शन फेज जिसमें बच्चा एक्सपल्स आउट हो गया, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी हो गई है बर्थ कैनाल से। सून, अब हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर डिलीवरी क्या हुआ। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस। वाई डू यू What do you think the doctor inject to induce delivery? क्या देते होंगे डॉक्टर? किसका इंजेक्शन देते होंगे? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते होंगे। किसके फॉर्म में देते होंगे? बेसिकली इसका जो सिंथेटिक फॉर्म है इसको हम पिटोसिन बोलते हैं। तो इसका इंजेक्शन दे सकते हैं डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। यस और नो? उसके बाद क्या है? The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy, है ना? आपने पढ़ा होगा एक हार्मोन जो कि बेसिकली प्लेसेंटा रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये हेल्प करता है डिफरेंशिएशन में भी प्रेगनेंसी मैमरी ग्लैंड के, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। और कब मिल्क प्रोड्यूस करने लगेगा? टुवार्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लैक्टेशन, है ना? आगे एक जो चैप्टर आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें एक टर्म आएगा लैक्टेशनल एमेनोरिया। वो टर्म क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और नहीं पता है तो हम लोग आगे चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें वो सीखेंगे। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, विच कॉन्टेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। और इसमें कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा होगा? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। यस और नो? Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy child। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। समरी आप पढ़ के आओगे, आपका होमवर्क है, और मुझे कमेंट में बताओगे कि समरी में कहीं कोई डाउट तो नहीं हुआ। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और रिप्रोडक्शन हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। 2 लेक्चर मैं इस पे और अपलोड करूँगी। एक लेक्चर में NCERT की पूरी रीडिंग होगी, सिर्फ NCERT की रीडिंग होगी उसमें, और एक और लेक्चर होगा जिसमें मैं क्वेश्चंस दूंगी इस चैप्टर से खुद से बना के, या अगर अच्छे बुक्स मिलेंगे तो उससे कुछ कुछ सेलेक्ट भी करूँगी क्वेश्चंस, है ना? ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब यू हैव अ गुड कमांड ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, है ना? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।